हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमने पहली वाली वीडियो में मेंडल के दो लॉ देखे। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने देखा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, कि ये लॉ क्या है, मेंडल ने तीसरा लॉ किस बारे में दिया। मित्रों, हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, जिसमें कोई जीन अगर डोमिनेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन देता है। फिर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सटेंशन है। अब जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मित्रों एक्सटेंशन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। मीन टू से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैलिड? ठीक है मित्रों, अब आते हैं। तो मित्रों, मेंडल का लॉ थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मित्रों, इस लॉ में क्या कहा मेंडल साहब ने, इस बात पर फोकस करिए। मेंडल साहब ने इस लॉ में कहा, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद जो चीज़ उन्होंने देखी उससे एक वो कंक्लूजन तक पहुंचे। उसके बाद मेंडल साहब एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि एक करैक्टर जो है वो दूसरे करैक्टर से इंडिपेंडेंट है। मित्रों, इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। जैसे मित्रों हमने एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, जो एग्जाम्पल था ना राम और श्याम का, कि दोनों के पास सिक्के होते हैं और दोनों सिक्के उछालें तो हेड आए दोनों का या टेल आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किया था ना मित्रों, वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो यही मेंडल साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद जब कंक्लूजन किया, तो मित्रों कंक्लूजन उन्होंने ये किया, द जीन्स, द अलील्स ऑफ ए जीन, बात को सुनना ध्यान से, द अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ए करेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अलील्स ऑफ द अनदर जीन कंट्रोलिंग द अनदर करेक्टर। इज दैट क्लियर? दोबारा बोलता हूं, द अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ए करेक्टर इज इंडिपेंडेंट from the alleles of a another gene controlling the another character। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मेंडल साहब ने सिंपली ये कहा कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, अब मेंडल साहब ने वो कैसे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ देखी, जिसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे। मित्रों, हम भी उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, एक बात और है मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि दो करैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो मित्रों हमें क्रॉस कौन सा कराना होगा, मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड? आप ही बताइए कौन सा क्रॉस कराना होगा। ऑब्वियसली डाईहाइब्रिड, क्योंकि भैया एक करैक्टर दूसरे से इंडिपेंडेंट है और दूसरा पहले से इंडिपेंडेंट है, ये दिखाने के लिए कम से कम तो हमें दो करैक्टर लेने पड़ेंगे, एक करैक्टर से काम नहीं चलेगा। इसलिए मित्रों मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को करने के लिए दो करैक्टर्स लिए कम से कम। आपकी मर्जी है, ज़्यादा तो आप कितना भी ले लीजिए, बट कम से कम लेने पड़ेंगे तो दो करैक्टर। ठीक है मित्रों, अब आते हैं अपनी बात पर। तो मित्रों इस लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम दो करैक्टर लेते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। तो मित्रों एक तो लेते हैं हम, मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि हम पूरे बोर्ड को मित्रों यूज कर सकें। तो मित्रों हम यहां पर लेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, पहले ही मैं क्लियर कर दूं पहले इस बात को। उसमें हम दो करैक्टर लेंगे, दो करैक्टर लेते हैं हम, एक तो लेते हैं शेप ऑफ द सीड और एक लेते हैं कलर ऑफ द सीड। इज दैट क्लियर? एक लेते हैं शेप ऑफ द सीड। शेप ऑफ द सीड का जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे बैठा था, बताइए जरा। जो शेप ऑफ द
जीन का करेक्टर था वो उसका सीड का, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड, दो करेक्टर लेने। तो शेप ऑफ द सीड का जो जीन था वो कौन से क्रोमोसोम पे बैठा था? मैंने आपको क्रोमोसोम कराए थे, बताइए सोच के जरा कि सीड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे बैठा था? आई थिंक 7 पे बैठा था सीड शेप वाला जीन। और सीड कलर वाला जीन कौन से पे बैठा था? क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही तो बैठा था। सीड कलर जीन और फ्लावर कलर जीन दोनों, ठीक है। चलिए, तो मित्रों यहां पर ले लिए राउंड येलो का क्रॉस कराएंगे हम रिंकल्ड ग्रीन के साथ, अब इसमें मित्रों मैं एक चीज बता देता हूं, याद रखना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सीड की जो शेप है वो दो तरह की थी, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। डोमिनेंट कौन सा होगा? राउंड। रिसेसिव कौन सा होगा? रिंकल्ड। पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर की बात करते हैं। सीड का कलर कैसा होता है? मटर का कलर येलो, बताया था, येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रिसेसिव। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब आइए, तो मित्रों राउंड जो शेप को कंट्रोल करेगा वो है कैपिटल आर, और जो कलर को कंट्रोल करेगा जीन उसको डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। इज दैट क्लियर? अब मित्रों इसका क्रॉस कराएंगे हम रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो रिंकल्ड हो जाएगा स्मॉल आर और ग्रीन हो जाएगा स्मॉल वाई। इससे शो करेंगे हम, ठीक है। तो मित्रों ये तो पेरेंट्स हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में ये तो पेरेंट्स हैं। अब हम गैमेट्स बनाते हैं। तो यहां से गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? यहां से मित्रों केवल और केवल एक तरह का गैमेट बनेगा, जिसमें कैपिटल आर होगा, कैपिटल वाई होगा। सारे के सारे जो भी गैमेट्स बनेंगे वो केवल इसी टाइप के बनेंगे। यहां से जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां भी सारे के सारे जो गैमेट्स बनेंगे वो मित्रों इस टाइप के बनेंगे। इज दैट क्लियर मित्रों? हाँ, तो मित्रों हम बात कर रहे थे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? राउंड, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट जीन है जो शेप को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसकी जो शेप हो जाएगी इसकी वजह से वो हो जाएगी राउंड। अब आते हैं बात कलर पे। यहाँ पे कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई की वजह से कलर कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट जीन की वजह से कलर कैसा हो जाएगा? येलो। मतलब यहां पर मित्रों जो 100% आएंगे, जो प्लांट F1 में 100% आएंगे वो कैसे होंगे? राउंड येलो। कैसे होंगे? राउंड येलो। इज दैट क्लियर? अब मित्रों जब इनकी हम सेल्फिंग कराएंगे, ऑन सेल्फिंग F1, जब F1 की सेल्फिंग कराएंगे तब मित्रों क्या होगा? तब देखिए, मैं मित्रों ये बता रहा हूं कि मेंडल साहब अपने कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे, जिससे उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी, द अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ए करेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अलील्स ऑफ द अनदर जीन कंट्रोलिंग द अनदर करेक्टर, और वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर करेक्टर। या तो ये बोल लीजिए, अगर हम आज वो चीज़ बोलें तो हम तो ये बोलेंगे जो पहले बोला था, लेकिन मेंडल साहब ने उस टाइम सिंपली ये बोला था कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट है, एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वैलिड? ठीक है। तो मित्रों अब हम ऑन सेल्फिंग करेंगे, जब F1 को ऑन सेल्फिंग F1, तब देखते हैं क्या आता है। सेल्फिंग करते हैं जी।
तो मित्रों सेल्फिंग करेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की। सेल्फिंग का मतलब सेम जीनोटाइप के साथ या उसी पौधे के अंदर। मित्रों ये तो हो गए पेरेंट्स। वैलिड। जो F1 था, अगर F1 की हम सेल्फिंग कराएंगे तो जो F1 के बंदे हैं वो F2 प्रोजेनी के लिए तो पेरेंट्स कहलाएंगे ना। ठीक है। अब मित्रों यहां से बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स देखिए, तो मित्रों किताब में दे रखा है फॉर्क लाइन मेथड, तो फॉर्क लाइन मेथड से आप गैमेट बना सकते हो। मैं बस जरा बताता हूं। और वैसे अगर आप में मियोसिस माइटोसिस आती है, मतलब खासकर तो मियोसिस, मित्रों मियोसिस जो है वो जेनेटिक्स की आत्मा है। बिना मियोसिस के आप जेनेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मियोसिस वो देखना पड़ेगा आपको कि जब गैमेट्स बनते हैं तो कैसे जीन्स या क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए मित्रों। इज दैट क्लियर? तो चलिए मित्रों अब जरा हम ये देखते हैं गैमेट्स कैसे बनेंगे। एक बार मैं फॉर्क लाइन मेथड से थोड़ा गैमेट बनाना आपको सिखा दूं, फिर तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। सीधी सी बात है, बार बार फॉर्क लाइन मेथड थोड़ी सिखाऊंगा आपको। देखिए फॉर्क लाइन से ऐसे बनता है, जैसे इसके गैमेट बनाने हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर हमने ऐसे लिख लिया। दूसरा ये है, दो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कितने तरह के बने गैमेट्स? 4 तरह के। 5वीं तरह का कोई गैमेट नहीं बनेगा मित्रों। ये फॉर्क लाइन मेथड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमने यहाँ लिख लिया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो इसके लिए कैपिटल वाई भी स्मॉल वाई भी, इसके लिए भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी गुना इसमें की, मतलब मल्टीप्लाई किया आर वाई, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई का सॉरी स्मॉल आर का कैपिटल वाई से किया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से किया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट बन गए। पर मैं तो मित्रों डायरेक्ट ही लिखूंगा, आप देख लेना फॉर्क लाइन मेथड, आप अपने हिसाब से सीख लेना। बाकी डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो मित्रों। जो नीट वाले हैं उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो फॉर्क लाइन मेथड को यूज़ करें, क्योंकि उन पर थोड़ा जल्दी फटाफट, जैसे यहाँ तो अभी 2 ही हैं, 2 ही करेक्टर है ना, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो तो वो गलतियाँ करते हैं बच्चे। जो 11th 12th के हैं नीट वाले हैं वो गलती करते हैं, लेकिन जो नेट वाले हैं वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना अब जानते हैं कि क्या है मामला। ठीक है। तो मित्रों यहाँ से 4 तरह के गैमेट, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, एक ये गैमेट, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, और एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे मित्रों यहाँ से। इसी 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे मित्रों यहाँ से, इस पेरेंट से भी, क्योंकि सेम तो है जीनोटाइप, तो गैमेट्स भी सेम बनेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैलिड? तो मित्रों 4 तरह के गैमेट्स इस पेरेंट ने बनाए और 4 तरह के गैमेट्स इस पेरेंट ने बनाए। इज दैट क्लियर? अब मित्रों आपस में कोई किसी से भी गुना वो फ्यूजन कर सकता है, हमने पहले ही बताया था आपको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही देख लिया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही मेंडल साहब ने ये कह दिया था कि भाई जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो अलील सेपरेट हो जाएंगे और गैमेट्स जो बनेंगे वो प्योर बनेंगे, और जो गैमेट्स बनेंगे वो आपस में रैंडम फ्यूजन करेंगे। तो सीधी सी बात है। तो उनका अगर प्रिंसिपल वहाँ आया है रैंडम फ्यूजन का, तो हमें यहाँ मानना है रैंडम फ्यूजन करेंगे। तो मित्रों रैंडम फ्यूजन के लिए जो +2 की बुक है उसमें पन्नेट सुकेर चार्ट दे रखा है, आरसी पन्नेट साहब ने दिया था, पन्नेट सुकेर से करेंगे। लेकिन नेट वाले हैं, अब इतना टाइम तो है नहीं, हालांकि नीट वालों के लिए भी ये है, मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं पन्नेट सुकेर यूज़ नहीं करूँगा। वहाँ पे जैसे +2 में सिखाते हैं पन्नेट सुकेर बनाएंगे,
फिर करेंगे, एक तरफ मेल के गैमेट लिखेंगे, एक तरफ फीमेल के गैमेट लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अलग अलग चार्ट में लिखते हैं। लिखा होगा मित्रों आपने भी, जो नेट वाले बैठे हैं या जो नीट वाले बैठे हैं उन्होंने भी लिखा होगा। तो मित्रों हम लेकिन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप भी सीखिए डायरेक्ट, ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी उस चीज़ को निकाल सकें। हम यहाँ पन्नेट स्क्वायर चार्ट यूज़ नहीं करने वाले। चलिए जी, अब मित्रों ये गैमीट बन गए। अब बात करते हैं इन गैमीट के बाद कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे, कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे, और फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा उसमें पन्नेट स्क्वायर में जो है, या जो भी प्रोजनी बनेंगी, मतलब समझिए जो प्रोजनी बनेंगी उसमें कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे, कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे, फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, हमें ये देखना है। जैसे जस्ट हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा था, ठीक है ना भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा हमने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा कि फिनोटाइपिक रेशो आ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो आ रहा है 1:2:1। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया है। यहाँ हमने F1 की सेल्फिंग कराई F2 के लिए। अब F2 में जो प्रोजनी आएंगी अब हम उनका देखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशो क्या आ रहा है और जीनोटाइपिक रेशो क्या आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है जी। तो मित्रों मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। लो जी, तो मित्रों जब इन गैमेट्स का आपस में रैंडम फ्यूजन होगा, जब इन गैमेट्स का आपस में रैंडम फ्यूजन होगा तो कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे मैं लिख रहा हूं। और आप अगर फालतू सोच सको तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देना, होगा नहीं वैसे। देखिए, एक तो बनेगा मित्रों राउंड येलो, राउंड येलो एक तो फिनोटाइप बनेगा ये राउंड येलो। एक बनेगा राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन वैलिड। एक बनेगा मित्रों रिंकल्ड येलो, और एक बनेगा मित्रों रिंकल्ड ग्रीन। ओहो, रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 तरह के फिनोटाइप बनेंगे मित्रों। 5वां फिनोटाइप कोई नहीं बनेगा। या तो प्रोजनी में राउंड येलो होंगे, एक राउंड ग्रीन होंगे, एक रिंकल्ड येलो होंगे और एक रिंकल्ड ग्रीन होंगे। इसके अलावा कोई 5वीं तरह का प्रोजनी में आपको दिखाई नहीं देगा। वैलिड, ठीक है जी। अब मित्रों राउंड येलो कौन कौन सा जीनोटाइप होगा जरा वो देखिए मित्रों। एक तो राउंड येलो ये होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। भाई राउंड येलो होगा, राउंड येलो। एक राउंड येलो ये भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक मित्रों ये भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और एक मित्रों ये भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके अलावा आप बताइए कौन सा ऐसा होगा जो राउंड येलो होगा। याद रखना राउंड के लिए कम से कम एक जीन डोमिनेंट होना चाहिए। कम से कम मैंने बोला मित्रों, दोनों हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक तो हो जीन उसमें डोमिनेंट, जिसकी वजह से क्या है शेप राउंड आए। और येलो में भी कम से कम एक जीन जरूर डोमिनेंट हो, कम से कम। ज़्यादा तो हो कितने उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों हो अच्छी बात है, कम से कम एक हो। तो देखिए ये ही 4 तरह के जीनोटाइप बनेंगे राउंड येलो के लिए, 5वीं तरह का जीनोटाइप नहीं होगा। अब आते हैं मित्रों राउंड ग्रीन पर जरा। मित्रों राउंड ग्रीन या तो ये होगा और मित्रों एक ये भी हो सकता है। इस जीनोटाइप का भी राउंड ग्रीन होगा और इस जीनोटाइप का भी राउंड ग्रीन होगा। अब आप बताइए तीसरा कोई होगा? तीसरा नहीं होगा, सीधी सी बात है, होगा ही नहीं मित्रों। सोचना बेकार है, मत सोचिए, होगा नहीं। रिंकल्ड ग्रीन की बात करते हैं। रिंकल्ड ग्रीन में देखिए रिंकल्ड करना है। अब रिंकल्ड करनी है शेप तो क्या होना चाहिए? एक भी डोमिनेंट जीन नहीं होना चाहिए शेप वाला, एक भी
डोमिनेंट जीन होना नहीं चाहिए शेप वाला। क्यों? अगर शेप वाला एक भी डोमिनेंट हो गया तो रिंकल्ड शेप नहीं आएगी। कैसी आ जाएगी? डोमिनेंट शेप। और डोमिनेंट शेप क्या है? राउंड। इज दैट क्लियर? डोमिनेंट शेप है राउंड। तो यहां पर दोनों जीन आपको लेने होंगे शेप के लिए रिसेसिव वाले। लो जी, एक तो ये होगा रिंकल्ड येलो और मित्रों एक ये होगा रिंकल्ड येलो। वैलिड? रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो मित्रों शेप भी रिसेसिव है, ट्रेट भी रिसेसिव है, ठीक है ना? कौन सी? शेप वाली। और जो कलर वाली ट्रेट है वो भी रिसेसिव है। दोनों ट्रेट इसमें कैसी हैं? रिसेसिव। और दोनों ट्रेट अगर रिसेसिव है तो दोनों में एक भी जीन डोमिनेंट ना आ जाए। अगर एक भी जीन डोमिनेंट आ गया ना मित्रों तो मामला बिगड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? मित्रों फीलिंग आ रही है ना? हाँ मित्रों, फीलिंग बराबर आती रहे, इसका मतलब ही ये है कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? चलिए तो मित्रों देखिए रिंकल्ड ग्रीन देखिए। लो जी मित्रों, केवल रिंकल्ड ग्रीन ये हो सकता है। तो मित्रों हमने यहाँ पन्नेट सुकेर यूज नहीं किया, हमने 4 तरह के फिनोटाइप लिख दिए कि ये 4 तरह के प्रोजनी में बंदे मिलेंगे और इतने तरह के जिनोटाइप मिलेंगे। हम गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के हमें जिनोटाइप मिलेंगे। भले ही आप बाद में देख लेना बुक में, उसमें पन्नेट सुकेर में भी 9 तरह के जिनोटाइप होंगे और 4 तरह के फिनोटाइप होंगे। अब मित्रों ये पन्नेट सुकेर में कितनी बार होंगे इस बात को दिखाना है, मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि अगर ये वाला जिनोटाइप है तो ये कितनी बार होगा, कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी प्रोजनी में, हमें ये देखना है। निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों इसके लिए फार्मूला है 2 की पावर n। मैं यहां बता देता हूं 2 की पावर n। n बोले तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगस कितने हैं यहां पर लिखोगे आप n पर, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, कि भाई हेट्रोजाइगस टाइप के जो जिनोटाइप है वो कितने हैं, ठीक है? चलिए जी देखते हैं। तो मित्रों 2 की पावर n किया हमने और 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर कितनी हो जाएगी? कितने हेट्रोजाइगस है इसमें? क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं है। क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं है। होमोजाइगस फॉर्म में है ना, एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है। तो मित्रों यहां कर दीजिए 0 और जब इसको 0 करोगे तो आता है 1। मित्रों इसके लिए भी वही 2 की पावर n। मित्रों 2 की पावर n, अब देखिए इसके लिए होगा 2 की पावर कितना, कितने हेट्रोजाइगस है? केवल यही तो हेट्रोजाइगस है मित्रों इसमें, ये तो होमोजाइगस है। तो 2 की पावर 1 ये हो जाएगा 2। इसमें आइए 2 की पावर कितना 1, नहीं इसमें 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है, एक ये है एक ये है हेट्रोजाइगस। समझ लीजिए बात को, एक तो ये है और एक ये है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है एक जगह। ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ओ कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है ये हो गया। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, एक ये हो गया। एक हो गया मित्रों, हाँ ये वाला आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, इस तरह का बनेगा, ठीक है ना? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि एक बार हमने ये लिया था हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रखा, एक बार हम इसको होमोजाइगस रखेंगे, इसको हेट्रोजाइगस रखेंगे, फिर आगे हम दोनों को रखेंगे, इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो मित्रों इसका आ गया, इसमें कितने हैं 1, तो कितना हो जाएगा 2। इसमें देखिए मित्रों 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। समझिए, फिर दोबारा समझिए मित्रों, ये फिनोटाइप थे, ये जिनोटाइप है। राउंड येलो कितने होंगे? जिनमें दोनों होमोजाइगस फॉर्म में हो, कैपिटल R कैपिटल Y, फ्रीक्वेंसी आ गई 1।
दूसरा होगा राउंड येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। एक हमने हेटेरोजाइगस कर लिया, दूसरा होमोजाइगस रहने दिया, तो 2 की पावर 1 2। फिर दूसरा होगा जो राउंड येलो, तीसरा वाला जो होगा राउंड येलो वो होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब हम इसको, पहले हमने ये हेटेरोजाइगस रखा था, अब हम इस वाले को हेटेरोजाइगस कर लेंगे, इसको होमोजाइगस रहने देंगे। तो ये भी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। अब मित्रों हम दोनों को हेटेरोजाइगस कर देते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों हेटेरोजाइगस हो गए। दोनों हेटेरोजाइगस हो गए तो मित्रों 2 की पावर 2 हो गया और यहां से आ गया 4। अब इस पर आते हैं। अब मित्रों इसको देखिए, ये वाला क्या है, 2 की पावर क्या लिखूं, 1 लिखूं या 0? हेटेरोजाइगस देखिए, क्या हेटेरोजाइगस है? नहीं है। ये हेटेरोजाइगस है? नहीं है। भाई ये प्योर है, होमोजाइगस है। दोनों एक जैसे है ना, होमोजाइगस। ये दोनों एक जैसे, होमोजाइगस। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 आएगी तो क्या आएगा, 1। यहां पे करिए मित्रों, यहां पे कितने हैं, हेटेरोजाइगस है 1, तो कितना 2। यहां पे देखिए, यहां पे कितना है, हेटेरोजाइगस 0, तो कितना आ जाएगा 1। यहां पे कितना है मित्रों, 2 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 2, और यहां पर कितना है 0, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए आप मित्रों, अब जो ये आया जीनोटाइप की हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी इधर, तो जो ये चीज आई जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:2:4 1:1:2:1:2:1 वैलिड। ये तो आ गया जीनोटिपिक। फिनोटाइप देखते हैं, कितने हैं राउंड येलो, तो कितने हैं, ये सारे राउंड येलो हैं, यहां तक ये सारे राउंड येलो है ना, तो इसका मतलब ये वाले राउंड येलो होंगे। तो कितने हैं, 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 हो गए राउंड येलो। क्लियर है मित्रों? ये जो है ये कैसे हैं, राउंड ग्रीन, और इसमें आएंगे ये, तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 वैलिड। अब देखिए रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो ये वाला जीनोटाइप है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये भी कितने हो गए 3, और ये है 1। तो मित्रों जो फिनोटिपिक रेशो आया इन चारों का, वो आया 9:3:3:1। बॉटम लाइन ये है कि फिनोटिपिक रेशो क्या आया, फिनोटिपिक रेशो आ गया मित्रों 9:3:3:1 वैलिड। जीनोटिपिक रेशो देखते हैं, जीनोटिपिक रेशो क्या आ गया मित्रों, 1:2:2:1:2:1:2:1। लो जी, ये आ गया आपका जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये आ गया जीनोटिपिक रेशो। अब कहोगे आप सर ठीक है मेंडल ने ये देखा, लेकिन इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे क्या कंक्लूड हो गया, इससे कहां कंक्लूड ऐसा हो गया कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है, ये बताइए। ठीक है मित्रों, तसल्ली रखिए, बताते हैं। तो मेंडल ने देखा कि फिनोटाइप का रेशो आ रहा है 9:3:3:1, और जीनोटाइप का रेशो आ रहा है 1:2:2:1:4:1:2:1:2:1। ये देखा, और इससे कंक्लूड किया कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इससे कैसे कंक्लूड हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, मेंडल के समझ में कैसे आ गया होगा। तो समझिए कैसे आया मेंडल की समझ में और कैसे आएगा आपकी समझ में इस बात को। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं मित्रों, रफ करता हूं थोड़ा, ताकि मैं बात को समझा सकूं कि मेंडल ने कैसे कंक्लूड किया था कि दो कैरेक्टर
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए जी, मित्रों देखिए, हमने करेक्टर लिए थे दो डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ये तो बात पक्की है। एक तो हमने लिया था शेप ऑफ सीड, और एक लिया था कलर ऑफ सीड। दो लिए। सीड को थोड़ा यहां लिख लो ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। एक हमने शेप ऑफ सीड ली, एक हमने कलर ऑफ सीड लिया था। दो करेक्टर लिए थे, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो शेप ऑफ सीड जो है कलर, उसके लिए जो हमने जेनोटाइप लिया था वो था राउंड, और जो कलर ऑफ सीड के लिए था वो था येलो। मतलब समझ गए ना कि शेप ऑफ सीड एक करेक्टर है और कलर ऑफ सीड एक करेक्टर है। अब देखिए, तो अगर मैं अकेले इसकी बात करूं, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं, अकेले इसकी बात, ये मैंने ढक लिया मान लो, अकेले मैं इसकी बात करूं तो मोनोहाइब्रिड, मतलब मोनो एक करेक्टर है और एक करेक्टर में F2 रेशो क्या आता है? अब बताइए। मोनोहाइब्रिड का एक करेक्टर है ना, एक करेक्टर है तो मोनोहाइब्रिड, और मोनोहाइब्रिड का F2 में रेशो क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? 3:1 आ रहा था ना, फिनोटिपिक रेशो। पहले मैं फिनोटिपिक रेशो तो मित्रों क्या आ रहा था एक करेक्टर के लिए? 3:1 आ रहा था, सीधी सी बात। अब इसको ढक लो, ये अपने आप में भी एक करेक्टर है, इसका रेशो क्या आएगा F2 में मोनोहाइब्रिड के लिए? वो भी 3:1 आएगा, वैलिड। अब जब हम इन दोनों करेक्टर को एक साथ देखेंगे, एक साथ ऑब्जर्व करना चाहें, और जब हम इनकी ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूड निकालें तो क्या निकालेंगे? जब हमने ये बोला था, जब मैंने मित्रों आपको राम और श्याम का एग्जाम्पल कराया था, तो वहां से सिक्के के एग्जाम्पल से हमने एक चीज देखी थी, हमने एक चीज कंक्लूड की थी। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, अगर दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। सीखा था ना वैलिड। क्या सीखा था? जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कर दिया था, निकाल दिया था। अब यहां मेंडल साहब क्या कह रहे हैं कि जी दो करेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। यही कहा मेंडल ने कि जी दो करेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बात, लेकिन मेंडल साहब अगर इंडिपेंडेंट हैं तो आपके दोनों करेक्टर इंडिपेंडेंट वाला रूल फॉलो भी करें। अगर हम उनकी एक साथ बात करें तो उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर वो एक साथ है तो मानते हो ना? अगर वो मित्रों एक साथ हम देखें उनको तो क्या होना चाहिए? उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात क्या कहती है? ये बात प्रूफ करती है किसी चीज को कि वो इंडिपेंडेंट है। देख लेते। तो मित्रों देखिए, इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, इनका प्रोडक्ट, जैसे हमने वहां किया था। भाई अलग अलग है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी इस कैरेक्टर की? F2 में 3:1। इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी? F2 में 3:1। दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी? इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करिए मित्रों, कितना आता है? 9:3 की गुना इसमें करिए, एक में 3, ठीक है। एक की गुना 3 में करिए 3, एक की गुना 1 में करिए। आ गया ना मित्रों? ये आ गया ना फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1, और वही वहां आ रहा था। अब प्रूफ हो गया ना कि क्या, कि करेक्टर्स एक दूसरे से क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। एक करेक्टर के जीन
दूसरे कैरेक्टर के जीन से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? कोई लेना देना नहीं है, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, एक कैरेक्टर के जीन अपने रास्ते चल रहे हैं, कोई किसी में टांग नहीं लगा रहा है, कोई किसी में बाधा नहीं डाल रहा है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीज देखकर मेंडल ने प्रूव किया कि दो कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। चलो जी, आपके मन में आ रही है, एक बार हम उसका भी देख लेते हैं मित्रों, जो वो था ना जीनोटाइपिक रेशो, उसका भी एक बार करके देख लेते हैं कि देखो गुरुजी आता है कि नहीं आता। वो भी जीनोटाइपिक रेशो देख लेते हैं मित्रों। जीनोटाइपिक रेशो लो जी, तो जीनोटाइपिक रेशो हम देखेंगे मित्रों, देख लेते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशो में क्या था भाई? जीनोटाइपिक रेशो इसका क्या है मोनोहाइब्रिड का? 1:2:1। ये अगर एक कैरेक्टर है, इसका भी यही होगा 1:2:1। और दोनों एक साथ आए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। लो जी करो, एक की एक में एक, एक की दो से दो, एक की फिर एक में 1:1 वैलिड। दो की करो 2:4 1:2, फिर करो एक की 1:1 1:2 लो जी मिला लो, वहाँ मिला लो। जितनी बार एक था उतनी बार यहाँ एक आ रहा है, जितनी वहाँ 4 था उतनी बार यहाँ 4 आ रहा है, और जितनी बार 2 था, जितनी बार वहाँ 2 था उतनी बार यहाँ 2 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब मेंडल साहब ने जो बात कही इंडिपेंडेंट वाली, वो बिल्कुल और बिल्कुल सही कही। उनकी बात 100% सही है। गलत मित्रों उनकी बात में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, और कोई चीज़ देखते हैं। और मित्रों इसी ट्रिक का हम फायदा उठाएंगे न्यूमेरिकल्स निकालने में। हम न्यूमेरिकल धड़ाक से निकाल देंगे, हम पन्नेट सुकर नहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस रेशो थोड़ा याद रखना है और इंडिपेंडेंट का नियम ये याद रखना है। अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। एक तो हम इस बात को माइंड में रखेंगे और एक हम रेशो माइंड में रखेंगे। बाकी न्यूमेरिकल कैसा भी आओ मित्रों, देखना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके सामने टिकेगा तो 15 से 20 सेकेंड। 15 से 20 सेकेंड में मित्रों जेनेटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल, मेंडेलियन का तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। और मित्रों अगर 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 15-20 सेकंड में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मित्रों भले ही आप 20 दिन बैठे रहना वहाँ पर, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा भी नहीं। ये खास बात है जेनेटिक्स की। अगर जेनेटिक्स हम पर आती है तो मित्रों उसका क्वेश्चन 10, 15, 20 सेकंड मैक्सिमम सॉल्व हो जाना है। और अगर नहीं आती तो भले ही अगर कितने दिन बैठे रहो, कितनी देर बैठो, फिर नहीं होना। या तो हो जाएगा 20 सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर ही, या फिर नहीं होना 20 दिन में भी। ये खास बात। चलिए जी, ये हो गया। अब देखो दूसरी चीज हम करते हैं मित्रों। मोनोहाइब्रिड में कितने टाइप के फिनोटाइप बन रहे थे? टाइप पर आते हैं। मोनोहाइब्रिड में कितने टाइप के फिनोटाइप थे? 2 तरह के, एक तो था डोमिनेंट, एक रिसेसिव। फिनोटाइप की अगर हम बात करें, फिनोटाइप पर आते हैं। मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप कितने तरह के थे? टाइप पूछ रहा हूं मैं, टाइप पूछ रहा हूं। मोनोहाइब्रिड में कितने तरह के फिनोटाइप थे? 2 तरह के, 2 टाइप्स। तो इसमें भी, ये भी अपने आप में मोनोहाइब्रिड है। अकेला अगर मैं देखूं, इसको इसके बिना देखूं तो मोनोहाइब्रिड, इसको इसके बिना देखूं तो ये मोनोहाइब्रिड। ठीक है, इसमें कितने? 2। दोनों एक साथ हो तो क्या होगा? दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। तो डाइहाइब्रिड में कितने तरह के आएंगे? 4। आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? 4 तरह के। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 ही तरह के तो आ रहे थे फिनोटाइप। क्लियर है यहां से? चलिए जी, अब मित्रों जीनोटाइप देख लेते हैं हम। ये फिनोटाइप के लिए हो गया, इसके लिए, इसके लिए। अब देखते हैं हम जीनोटाइप के लिए। जीनोटाइप लो जी, बताइए मित्रों, मोनोहाइब्रिड में जब आपने मोनोहाइब्रिड किया था तो वहां कितने टाइप के जीनोटाइप थे? टाइप पूछ रहा हूं मैंने। फिनोटाइप में भी टाइप की बात की और जीनोटाइप में भी मैं टाइप की बात कर रहा हूं। तो कितने टाइप का जीनोटाइप था मोनोहाइब्रिड के लिए? याद करिए। 3 तरह का था ना भाई। एक तो होमोजाइगस टॉल, एक हाइब्रिड टॉल और एक रिसेसिव। ठीक है ना? एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट,
एक हाइब्रिड डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तीन ही तरह का तो जीनोटाइप था मित्रों, ठीक है। तो मित्रों तीन तरह का जीनोटाइप इसमें था, तीन तरह का इसमें था। और अगर मोनोहाइब्रिड को मिलकर डाइहाइब्रिड हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या? दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। क्या 9 तरह के जीनोटाइप नहीं आ रहे थे? बताया था ना कि 9 टाइप के जीनोटाइप आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ये रहा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन की इन सारी चीजों की, और मेंडल ने देखा यार कमाल है, ये तो इंडिपेंडेंट वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। वो समझ गया, क्योंकि मैथमेटिशियन था ना मित्रों, तो मैथमेटिशियन था तो मैथ की ट्रिक को पकड़ गया और दिमाग में उसके सारे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसने बताया कि जो करैक्टर हैं वो एक दूसरे से क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक करैक्टर अपने तरीके से मूव कर रहा है जैसे वो करता है, दूसरा करैक्टर भी अपनी तरीके से मूव कर रहा है जैसे वो करता है। एक दूसरा करैक्टर एक दूसरे के लिए कोई रास्ते में अड़चन नहीं देता। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है मित्रों, मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आई है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया है। तो मित्रों ये था जो मैंने कराया। अब मित्रों, अब इसमें एक चीज और सुनिए आप, वो क्या, वो मैं बताता हूं। देखिए मित्रों, मैंने बताया था एक वीडियो में कि मेंडल वाज लकी। मेंडल क्यों लकी था ये मैं बताता हूं आज। मेंडल वाज लकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेंडल साहब ने मटर का पौधा लिया था। मटर का पौधा लिया था मेंडल ने। अब किताब तो लिखती है जी मटर का पौधा इसलिए लिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा है, लाइफ स्पान कम है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनके जीन इंडिपेंडेंट लॉ को फॉलो करने के लिए शुड बी डिफरेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मानते हो? अगर मटर के पौधे में जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते, सारे की सारे या दो करैक्टर के, या अगर होते एक पर और बिल्कुल पास पास होते, तो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे पता है आप बोलने के लिए उतावले हो, गुरुजी अब भी तो एक क्रोमोसोम पे बैठे हैं दो जीन, बैठे हैं, लेकिन कंडीशन है वहां। सुनिए बात को। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब फॉलो होगा इफ जीन्स आर अनलिंक्ड। क्या? इफ जीन्स आर अनलिंक्ड एंड इफ लिंक्ड, अगर लिंक्ड हैं तो कम से कम उनकी दूरी होनी चाहिए 50 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। 50 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। अब कहोगे गुरुजी ये 50 सेंटीमॉर्गन क्या है? तो मित्रों मैपिंग में हम कराएंगे 50 सेंटीमॉर्गन क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मेंडल लकी था कि उसने मटर का पौधा लिया, क्योंकि मटर के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे उन पर जो जीन्स थे वो सब अलग अलग थे। मतलब जो करैक्टर्स के जीन थे वो होमोलोगस पर प्रेजेंट नहीं थे, वो नॉन होमोलोगस जीन्स पर, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे। ठीक है मित्रों, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, अभी मैं बता देता हूं फिलहाल थोड़ा, बाकी समझाएंगे बाद में। होमोलोगस का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जिनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो, बिल्कुल स्ट्रक्चरल सेम हो, जो जीन जहां बैठा है वो दूसरे में भी वहीं बैठा हो, जितने जीन एक में है उतने ही जीन दूसरे में हो, ना तो पोजीशन अलग हो किसी जीन की एक दूसरे से, ना नंबर अलग हो किसी भी जीन का एक दूसरे से। क्लियर है? वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल तभी लग सकता था जब जीन्स या तो प्रेजेंट हो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, या अगर एक क्रोमोसोम पर मौजूद हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, या बोलो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, तो उनके बीच में दूरी
डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। अगर ये दूरी नहीं होगी तो मित्रों मेंडेलियन का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो फॉलो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो दो चीज़ों का जरूरी है, मेंडेलियन का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जीन्स शुड बी प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और इफ प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे शुड बी अवे, दे शुड बी अपार्ट by a distance of 50 सेंटीमॉर्गन। इज दैट क्लियर मित्रों? तो मित्रों मुझे लगता है आपके सब समझ में आ गया है। अब मित्रों समझने से मतलब क्या है? समझने से मतलब ये है कि जो मैंने गाया है वो तो सब समझ में आया है भाई, जैसे जैसे मैं गा रहा हूं वैसे वैसे आपकी समझ में आता जा रहा है, मुझे ये बात पता है। बट अब मुझे ये जानना है कि आपके समझ में आया कितना है। वो कैसे? मैं मित्रों न्यूमेरिकल लिखूंगा, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा और जब आप सोचना कि हमारी जो समझ में आया है क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो जो आपने सीखा है, तब तो समझिए आपकी समझ में आया है। और अगर आप न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर सकते जो मैंने सिखाया आपको, तब समझ लेना कि वो चीज़ आपने सीखी नहीं है, वो चीज़ केवल और केवल आपने रटी है, रटने की कोशिश की है, आपने लर्न करने की कोशिश की है, सीखा कुछ नहीं। तो कोई नहीं मित्रों, अब मैं इस वीडियो में तो यही समझाऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो थर्ड लॉ से जो प्रॉब्लम्स बनाई हैं नेट में जो आती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, और मित्रों न्यूमेरिकल्स आप पर निकालने आने चाहिए, क्योंकि ये तो कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, 4 स्टेटमेंट दे दी बताओ। ये तो मित्रों नीट पीट में चलता है, नीट वगैरह में चलेगा, ये नीट में चलेगा और कोई एग्जाम है उनमें चलेगा, नेट में नहीं चलेगा। नेट में तो क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा, तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे और वो तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे। और निकलेंगे कब? जब आपको ये अप्लाई करना आता होगा जो आपने सीखा है। टेंशन मत लीजिए, वो अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल कराया था ना मित्रों आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पर और आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर, इंडिपेंडेंट असॉर्ट पर भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मित्रों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे की वीडियो में केवल और केवल हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच मित्रों, ओके बाय।